अभी इसमें नहीं आ रहा होगा ना? नो सर, फ्रेम में नहीं है। फ्रेम को भी केवल यही करोगे? यस ठीक है, ठीक है। Okay, so do you have any idea about sets? यस सर। लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, याद है? यस सर, जैसे कार्डिनल नंबर, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, ये सब तो हो गया। तो ठीक है, जैसे सेट की हमारी बेसिक डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेल डिफाइंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड हियर? सर वेल डिफाइंड, सर व्हाट इज जिसको वेल डिफाइंड हियर? सर जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वेल डिफाइंड होता है, ऐसा बोल सकते हैं। जो तुम डेटा कलेक्ट करते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो, यस सर, उसको वेल डिफाइंड वे में हम लोग सेट करते हैं। उसको वेल डिफाइंड वे भी कह सकते हैं. यस देखो, वेल डिफाइंड का बेसिकली जो मतलब तुम्हें समझना है, एनी ग्रुप, ठीक है, एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स or an individual element. So first of all, what's an element here? So This element is different from the chemistry वाला element, Yes. okay? यहाँ पे elements का मतलब है members of a particular set. किसी particular set में, for example, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने ये लिखा तुम्हारे लिए A E I O U. So these 5 walls, these are the members of this particular set A. यस Or you can say these are the elements of this particular set A. तो element हमको समझ में आ गया क्या है? अब समझना है any group of element or an individual element, ठीक है? Well defined हमको क्या समझाता है? Well defined हमको ये समझाता है कि कोई any group of element or an individual element whether belongs to a set or not, यस ठीक है? Whether belongs to a set or not. So if your element is well defined, that means it belongs to a set. यस So basically यहाँ पे हमको well defined का मतलब नहीं समझना था, हमको समझना था कि a set should be well defined. You can say well defined set. So which set is a well defined set? सो A well defined set is a set in which all the members are belonging to that set. Belongingness बताता है, ठीक है? और you can say कि जिसको मैं define कर सकूं, something which can be defined, ठीक है? So for example, इसको कैसे define कर सकते हो? You can say it is a set of all the words present in English language. ऐसे कह सकते हैं ना? Yes. ठीक है? And these are called the elements of the set. And what else you have to understand? जो भी तुम्हारा सेट होगा, ये नोट्स में बाद में सारे लिखवा दूंगा, जो भी तुम्हारा सेट होगा, all the sets are written inside these braces. इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? These are called braces. यस ठीक है, उनको ब्रेसेस कहते हैं. तुम्हें ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज जो तुमको समझनी है कि इस सेट्स का काम क्या है, ये सेट्स पढ़ते क्यों हैं हम लोग. तो सेट्स आगे तुम्हें प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां पे काम आएगा. तो बेसिकली द स्टडी ऑफ सेट्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर फ्यूचर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. तो द थिंग इज, अब देखो पहली बात तो सेट तो तुम्हारे आईसीएससी में तो छोटी क्लास में ही है. 11th में सेट पहली बार पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में सीबीएसई में. तो द थिंग इज कि यहाँ पे बच्चे को लग रहा है कि सेट एक अलग सा चैप्टर है, बट ये जो सेट थ्योरी है इससे हम मैथमेटिक्स के आगे के और बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, उसको क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है. अभी जब उसी सेट कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे यार मैं तो ट्रायंगल को भी समझ ले रहा हूँ उससे, ठीक है, मैं दो ट्रायंगल का रिलेशन समझ ले रहा हूँ. आगे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. तो ये सेट थ्योरी बनाई किसने थी? भाई साहब का नाम था जॉर्ज कैंटोर, ठीक है. 1800 से 1900 के बीच में इन्होंने ये काम किया था और इन्होंने सेट थ्योरी दी थी.
ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोना बी आस्क्ड, ये पूछा नहीं जाएगा, बट समझ लो किसने दिया था, ठीक है। अब हमको समझना क्या है, तुम्हें टाइप ऑफ सेट समझना है सीधा, विल कम टू द टॉपिक। तुम्हें सेट क्या है वो समझ में आ गया, Yes, sir. तुम्हें एलिमेंट क्या है ये समझ में आ गया ना, एलिमेंट स्लैश मेंबर, यू कैन सी एनीथिंग, एलिमेंट बोलो मेंबर बोलो, ठीक। सो टाइप ऑफ सेट्स तुम्हें जो पढ़ने हैं वो है 3। जब बड़े हो जाओगे तो तब अगर कोई पढ़ाएगा तो तुमको 2 ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड वाला होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, Yes, sir. इट्स नॉट वेरी, यू कैन से बहुत ज़्यादा यूजफुल तो होता है, लेकिन जब 11 12 में जाते हैं ना तब जब सेट्स लगाते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले की बात नहीं करते ज़्यादा, उसका यूज ही नहीं पड़ता। द फर्स्ट इज योर रोस्टर फॉर्म, और यू कैन से टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अभी नो नीड टू राइट एनीथिंग, व्हेन आई टेल यू देन यू राइट, ओके। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, और यू कैन से tabular form. Second one is set builder form. इसको हम लोग रूल वाला भी कहते हैं, रूल फॉर्म, ठीक है। एंड द लास्ट इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड द इजीएस्ट अमंग देम इज द लास्ट वन, क्योंकि उसमें बस तुम्हें डिस्क्राइब किया होगा। जैसे लास्ट वाले को मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे लास्ट वाले को मुझे, मतलब इस सेट को मुझे लास्ट वाले फॉर्म में लिखना है, तो मैं आई डू नथिंग, आई जस्ट आई क्लोज देम इनटू 2 ब्रेसेस, और मैं लिखूंगा अ सेट ऑफ वर्ड्स, हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव इज द इजीएस्ट वन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सबसे ज़्यादा आसान है। तो समझते हैं अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, हम कई सारे एग्जांपल्स लेंगे एंड उन एग्जांपल्स में यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा कैसा है, ठीक है। गिव मी अ बुक जरा, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें इस गिवन क्वेश्चन को यू हैव टू राइट देम इन ऑल द 3 फॉर्म्स। सो हाउ वुड बी राइट वो देखेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया। सारे सेट्स जो होते हैं, सेट का नाम, ठीक है, नेम ऑफ सेट्स हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, ठीक, और हम लोग नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अगर लेटर्स में लिख रहे हैं तो, अदरवाइज तुम्हारे एलिमेंट्स 1 2 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब मुझे इसमें लिखना है तो यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, यू कैन से सेट ए, सेट बी, सेट सी, व्हाटएवर यू लाइक। तो मैंने कहा a इक्वल टू, अब मैंने बताया था ब्रेसेस में लिखना है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, Yes. you have written in the Roster form. roster form. It's very easy. एक इन तीनों में से जो थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, सेट बिल्डर लगता है भाई, क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है। इसमें रूल सबको बताने होते हैं, वो भी बहुत आसान है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिलहाल समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेरी क्लियर, दिस डिफाइंस दैट द नेम ऑफ द सेट इज ए, दिस इज दीज आर द मेंबर्स ऑफ द गिवन सेट, ब्रेसेस लगाने ही लगाने हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो तो बहुत ऑब्वियस भी है, अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो ये तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, So 5. 5। इसी से मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, कार्डिनल नंबर, ठीक। कार्डिनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर मैं स्मॉल n, अच्छा कार्डिनल नंबर जो होता है वो स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बता रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। तो कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट, यू जस्ट हैव टू काउंट देम, और काउंट करके तुम na इक्वल टू 5 लिख दोगे, ठीक है। तो जरा बताओ, अगर मैंने कहा कि
व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ वॉवल्स? Vowels. Any set in which vowels are there? So 5. 5. Na equal to 5, nb equal to 5, whatever you have taken the set, Yes. उसके हिसाब से कार्डिनल नंबर हो जाएगा. कार्डिनल नंबर इज वेरी इजी, लेकिन इसको आगे भी और समझाऊंगा, कुछ चीजें हैं इसमें. तो ये हमको समझ में आ गया. नाउ वी हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं. अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखो एक चीज लिखा हुआ है रूल. तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है कि रूल जैसा लगे. अब यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, जैसे तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में सेमीकोलन, ये कोलन कहते हैं इसको. दिस इज सेमीकोलन एंड दिस इज कोलन. ठीक है, कोलन का यूज करना है. अब कोलन का यहाँ पे मतलब है, पहली बात इसको कहते हैं हम लोग कोलन. ठीक है, और कोलन का मतलब है, इसको तुम प्रोनाउंस करोगे सच दैट. जब तुम रीड करोगे तो उसको तुम प्रोनाउंस करोगे सच दैट. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल टू, तुम्हारा मन हो तो BCD कुछ भी लिख लो. A इक्वल टू, ऑफ कोर्स ब्रेसेस वुड बी देयर. अब मैं लिखूंगा x कोलन. ठीक है, वन मोर थिंग, तुम कोलन की जगह स्लैश भी यूज कर सकते हो. या तो कोलन यूज करो या तो स्लैश यूज करो. कोलन या तो स्लैश, दोनों ही यूज कर सकते हो. स्लैश लेकिन ऐसे वाला यूज नहीं करना है, एकदम सीधा ऐसे यूज करना है. ठीक है, तो somewhere it may be written like this and somewhere it may be written like this. तो हम लिखेंगे x such that, इसको कैसे रीड करोगे? Such that. x such that. अब ये पे हमारा क्या था? What is the condition given here? The condition given here is that the numbers should be natural numbers. Yes. That means we cannot include zero. We cannot write it in fractional form. Yes. ठीक है, we cannot write it in decimal form. And what else condition is? Those should be natural numbers and those should be the first 5 natural numbers. है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे x such that x. अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ. I'll tell you one more thing. There is another symbol जो कि तुम्हें e की तरह लिखेगा, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें ऐसे लिखना है. A slight curve should be there. Yes. और इसको हम लोग कहते हैं belongs to. इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? Belongs to. अगर इसी में मैं ऐसे कर दूं तो तुम कहोगे does not belongs to. ठीक है, does not belongs to बोलोगे. ठीक है, Yes. this particular symbol tells you the belongingness. अच्छा, what is the name of this symbol? So belongs to. That is the meaning of this symbol. I'm asking the name of this symbol. So I don't know. Epsilon. It's a Greek letter. Epsilon. ठीक, जैसे पाई का मीनिंग होता है 22/7, बट इसका नाम तो पाई है ना. Yes sir. समझ में आया? तो ऐसे इसका ग्रीक में जो नाम है, अब जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ोगे तो तुम्हारा मैथ्स में भी आगे पॉलिनोमियल्स में पढ़ोगे. तो अल्फा बीटा गामा उसका तो नाम है, लेकिन अल्फा मे बिलोंग टू समथिंग एल्स. व्हाइल स्टडीइंग केमिस्ट्री अल्फा मे बिलोंग टू अ पार्टिकल, व्हाइल स्टडीइंग पॉलिनोमियल्स अल्फा बिलोंग्स टू अ रूट. तो सिंपल सा है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. इसका असली नाम है एप्सिलॉन, लेकिन हम सेट्स में जब इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है बिलोंग्स टू. एप्सिलॉन बोलना नहीं है, बस कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए. इट इज आल्सो गिवन इन योर बुक. ओके, x such that x belongs to first 5 नहीं, x belongs to n. सॉरी, n क्या लिख दिए अब बताता हूँ. इसमें तुम्हें एक और चीज पढ़ना है. ये n है तो ये यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. अगर कहीं पे n लिखा है सेट्स पढ़ते दौरान तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर कहीं पे z लिखा है तो वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल द इंटीजर्स बाय द वे, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ. अगर वहां पे z प्लस लिखा है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ऐसे ही आगे और चीजें आएंगी. तो मैंने अगर तुम्हें भैया नहीं याद है सिंबल, कोई बात नहीं. हाँ, So what we will write with the negative integer if we have to represent the negative z माइनस लिख दो. सिंपल सी है. तो तुम केवल z लिखा तो वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, x बिलोंग्स टू. अगर तुम्हें सिंबल नहीं भी याद है, वैसे बहुत आसान है. n का n. इंटीजर्स में समस्या होती है, इंटीजर्स का i नहीं लिखते हैं, z लिखते हैं. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे कॉमा लगा दो और लिखोगे x लेस देन 6. अब बताओ इसमें क्या बहुत कठिन है क्या?
नो सर. It's very easy, but once you have to practice for like 10 to 20 times, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे उसमें conditions कैसे create करनी है. The thing is, अगर ये दिया हो तो तुम very easily you can find the elements of the given set or not. Yes. कह रहा है x such that x belongs to natural numbers. तो तुम्हें एक क्राइटेरिया बता दिया कि x नेचुरल नंबर्स है. Yes. और दूसरा क्राइटेरिया क्या बता रहा है कि x तुम्हारा 6 से कम होगा. तो you cannot include 6, you have to write from 1 to 5. तो very और one more thing, आगे तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि the question would be given in the set builder form. तुमसे बोलेगा write the elements of the given question. तो अगर ये ऐसे दिया हो, very easily you can write the elements of the given question. कैसे लिखोगे? बस इसको इस फॉर्म में लिख दो, हो गया करो. Yes. ठीक है. और कोई तरीका है क्या कि हम लिख सकते थे? लिख सकते हैं. इसकी जगह मैं लिख सकता था x greater than 0 और lesser than 6. ये भी लिख सकता हूँ. कंडीशन मैं अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता हूँ, बट कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरे एलिमेंट्स वही आए, एलिमेंट्स कम ज़्यादा ना हो जाए. ठीक है. तो ये मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में. यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि दे सम सॉर्ट ऑफ रूल इज रिटन हियर, Yes. है ना. एंड वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल. इसीलिए इसको रूल वाला फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. अब इसको लिखना है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो बस ये पूरा उठाओ, नीचे रख दो और ब्रेसेस में डाल दो. ये पूरा उठाओ, नीचे रख दो, ब्रेसेस में डाल दो, हो गया काम. ये 3 तरीके हो गए. ये 3 तरीके हैं. इन दीस 3 ways you have to write the sets. ठीक है. roster form में you have to mention the elements only by separated by the commas. ठीक है. descriptive form में we do not write the elements but we write the elements with some sort of rule. और वो रूल ऐसा होगा कि उस रूल के बाद जो हमारे एलिमेंट्स लिखेंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी. जैसे इन द गिवन क्वेश्चन इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी अमंगस्ट देम? So they are ऑल ऑफ देम आर नेचुरल नंबर्स. अंडरस्टूड. ठीक. अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. मान लो कि हमको दिया है 2 4 6 8. ठीक है. हाँ 2 4 6 8 दिया है. इसको मैंने कहा कि राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू. अब यहाँ पे मुझे पहले पता करना होगा कि ये क्या है. तो जरूरी नहीं मुझे बिलोंग्स टू लिखना लगेगा. मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं लिखूंगा तो मुझे नहीं पता किसको बिलोंग कर रहा है. मुझे देखने में तो लग रहा है कि हमारा वो है इवन नंबर है, बट इवन नंबर में 0 भी आता है कि नहीं आता? Yes. है ना. 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 2 6 4 6 8. तो हम यहाँ पे अब इवन नंबर का हमारे पास कोई अलग से सिंबल नहीं है. ठीक है. तो मैं लिखूंगा x such that x, आगे क्या लिख सकता हूँ जरा सोच के बताओ. So they are all multiples of 2. Very good. So x such that x is a multiple of 2, x less than, नहीं, multiple x is first 4 multiples of 2. बन गया सेट बिल्डर. फर्स्ट 4 मल्टीपल्स तो है. Yes. ठीक है. अगर मैं 0 इंक्लूड कर दिया होता यहाँ पे तो तुम लिख सकते थे x such that x belongs to the even numbers. फर्स्ट 5 even numbers बोल देता Yes. मैं. ठीक है. ये हो जाता. ठीक. अब आगे समझते हैं. अब तुम्हें इसमें आगे जो समझना है that thing is, okay, I have told you the 3 forms. I have told you the symbol e, उसको एप्सिलॉन करोगे और e में अगर क्रॉस लगा हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू करोगे. ठीक है. अब हमें क्या करोगे? ठीक है. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि और किस सेट्स को कहा क्या क्या जाता है. ये तो टाइप ऑफ सेट्स हो गए. ठीक है. सेट्स को कहा क्या क्या जाता है. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट्स अ फाइनाइट सेट. As the name suggests, what is the name suggesting to you? The name is suggesting that something is of finite nature. Finite means something which is limited. Infinite means something which has no limits. So a finite set is a set in which I can count the number of given sets. ठीक है? A finite set is a set in which I can count the number of given sets. And if the set is
अनकाउंटेबल, इफ आई कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एन इनफिनाइट Infinite सेट। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. So, जो द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी सीइंग इन योर बुक वो होंगे कि फाइनाइट सेट है कि इनफिनाइट सेट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम फाइनाइट सेट, वी कैन काउंट देम वेरी इजीली। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इनफिनाइट Infinite सेट। set. नंबर ऑफ ट्रीज इन इलाहाबाद इनफिनाइट, वी कैन नॉट काउंट देम। तो कितना भी कोशिश करो यू कैन काउंट देम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे हम फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट पता कर सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अब ये भी, व्हाट इज द नेम सजेस्टिंग यू? So it is a single element. यस, अ सेट व्हिच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट। Yes. ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा उसको मैं कहूंगा सिंगलटन सेट। ठीक है, इजी, अभी तक तो आसान लग रहा था। ठीक, Yes. अभी भी आसान है, थोड़ा सा बात आगे समझते हैं। अभी हम समझेंगे एम्प्टी सेट, और ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन कर लगता है, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं कंफ्यूज ना करें। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नल। नल आल्सो मींस void, Yes, sir. and void means empty, empty means खाली, है ना? मैं पिछले साल पढ़ा रहा था तो बताया था। तो null, void, empty, these are synonymous words। तो empty set और null set, empty set को शो करने के लिए there is another symbol जिसको ग्रीक में बोला जाता है phi, प्रोनाउंस किया जाता है phi, रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे, जीरो बनाना है, सीधी लाइन खींच देना है। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं फाई और लाइन खींच देते हैं और सिंबल ये रहा। जैसे मैंने कहा था इसको बोला जाता है एप्सिलॉन और सिंबल है ये। अभी आगे एक और सिंबल आएगा यूनिवर्सल सेट का, वहां पे बताऊंगा उसको क्या कहते हैं। तो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक एम्प्टी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं तो दो तरीके हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो तुम उसमें केवल फाई लिख दो और नो ब्रेसेस, केवल फाई लिख दो नो ब्रेसेस, या तो तुम ब्रेसेस लगा दो और अंदर कुछ भी मत लिखो। ध्यान से समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अभी आगे एक चीज और बताता हूँ। यू ईदर यू डू नॉट यूज ब्रेसेस, जस्ट राइट दिस सिंबल फाई, it represents an empty set, that means there is no member in the given set. Either you write two braces, write nothing in between। ठीक है, अब एक और चीज, स्टार के साथ ये चीज बताऊंगा। मान लो एक सेट दिया है ऐसे, Yes. is it a null set, is it an empty set? Most people would get confused here। वो कहेंगे कि सर ये वाला तो जो फाई का सिंबल है तो एम्प्टी सेट का सिंबल है, तो ये तो एम्प्टी सेट होना चाहिए। नो, इट्स नॉट अ एम्प्टी सेट, it's a singleton set which is having phi as an element। Understood? So it's not a null set। Why? What is the reason? Because it has one element inside it, and what's that element? That element is phi। Even though phi means an empty set, but when phi itself becomes a member of another set, Yes. तो उसको हम कंसिडर करेंगे। सो अगर ब्रेसेस के अंदर फाई लिखा होगा तो वो आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, ध्यान रहे। या तो केवल फाई लिखा होना चाहिए या तो केवल ब्रेसेस होने चाहिए। ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमारा एम्प्टी सेट तो नहीं है। ठीक है, इसको आप फाइनाइट सेट बोल सकते हो, इसको आप सिंगलटन सेट बोल सकते हो। क्लियर हो गया ना? ठीक, अगर मैं तुमसे अब पूछूं व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? जीरो। Zero. व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? So 1. 1। ध्यान रखना, ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है। कार्डिनल नंबर इसका 1 हो जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है, दो तीन चीजें और समझ लेते हैं। एक है, अच्छा देखो तुम्हारे काम ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बाकी जो अभी बता रहा हूँ अभी ज्यादा काम नहीं, अभी नहीं आएंगे ज्यादा काम। जब तुम एज अ कॉन्सेप्ट उसको सारे क्वेश्चंस लगाओगे तब थोड़ा काम आएगा। डिसजॉइंट सेट, नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग सेट। तो डिसजॉइंट सेट जो है
अगर मैंने दो सेट्स लिखे, एक सेट लिखा मैंने ऐसे a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और एक सेट और लिखा 4 5 6 7, ठीक है। सो अगर दो सेट में नथिंग इज कॉमन देयर, देन दोज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सेट्स में हम एक पेयर को कंसीडर करते हैं, Yes. और उस पेयर में वी फाइंड वेदर देयर इज समथिंग कॉमन और नॉट, एंड इफ समथिंग इज नॉट कॉमन दैट्स अ डिसजॉइंट सेट। इफ a single number, a single element is common, that's an overlapping set. अगर मैं यहाँ पे एक 3 लिख दूं तो अब ये हो गया ओवरलैपिंग सेट। अभी दोनों में कम से कम अगर एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो वो ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। अगर दोनों में एक भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आगे समझते हैं। Now we will understand क्या हो रहा है। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। एंड मैंने कई बार बताया है while teaching you I think rational numbers and fractions, there are equal the equivalent fractions हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जरा इमेजिन करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने अगर लिखा 1/3 and 3/9, are they equal? But they are equivalent or not? Yes. 1/3 and 3/9 they aren't equal, but they are equivalent. Yes. है ना, पढ़ा है ना ये? Yes. को भी काट दो तो 1/3 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दो। सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे तो क्या सोच के बताओ क्या बन सकता है कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूँ। ठीक है, इक्वल सेट्स, Yes. ठीक। आर दे इक्विवेलेंट और नॉट? दे आर Yes. इक्वल आल्सो, दे आर इक्विवेलेंट आल्सो। Equivalent also. वो आई होप समझ में आ गया होगा। Yes. इक्वल सेट्स में एक एक मेंबर सेम रहेगा, एक एक मेंबर सेम रहेगा। इक्विवेलेंट में बस नंबर ऑफ मेंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। Yes. 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है तो इक्विवेलेंट हो गया। इक्वल में बस सेम होना चाहिए एकदम। तो ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट द अपोजिट इज नॉट ट्रू। दैट मींस ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल। ओके, Yes. इतना समझ में आ गया? इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे सर Yes. आसान है, आगे कभी समझ नहीं होते हैं। इज इट स्टिल गोइंग? Yes. अच्छा, काफ़ी मेमोरी है लग रहा है फ़ोन में मुझे। ठीक है, आगे करते हैं। सो अब हमको समझना है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सल सेट। आई थिंक थ्योरी तुम्हारी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। यूनिवर्सल सेट, फॉर एग्जाम्पल I gave you 3 to 4 sets, ठीक है। Then I gave you another set in which all the sets are enclosed. Then the last set which I gave you would be called a universal set. तो जैसे मैंने एक बनाया set A having 2 elements 1 2, set B having 3 and 4, and set C having you can say A B, ठीक है। तो अब मैंने एक सेट D बनाया और सेट D में 1 2 3 4 A B है। So this D represents the universal set. We can also represent them in form of a diagram, ठीक है। हमने ऐसे करा 1 2, इसको हम लोग Venn diagrams कहते हैं, ठीक है। 3 4 A B, these 3 are different sets A B C, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब मैंने एक ऐसे बड़ा सेट बना दिया और इसको नाम दे दिया D। तो ये सारे D के अंदर आ गए ना। Yes. तो the D would be termed as a universal set. अब यूनिवर्सल सेट के लिए भी एक सिंबल है भैया, ठीक है। ऐसे बनाओ, ऐसे बना के ऐसे कर दो, ठीक। इसको बोलते क्या है ग्रीक में? इसको बोलते हैं ज़ाए, XI,
जी बोल लो, जाए बोल दो, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, ठीक, जाए बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सबसेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया ना? यस सबसेट देखो बहुत आसान तरीका है। हेडिंग सब हेडिंग समझते हो? यस दैट मीन्स हेडिंग और सब हेडिंग में विच वन इज द पार्ट ऑफ द अनदर वन? सो सब सब हेडिंग इज द पार्ट ऑफ द हेडिंग। हेडिंग। देखो कितनी आसानी समझ में आ जाएगा। सेट ए मैंने लिखा 1 2 3, सेट बी मैंने लिखा 2 और 3। तो अगर मैं तुम्हें उसी फॉर्म में पूछूं हेडिंग सब हेडिंग में, तो क्या लगता है सब हेडिंग कौन सी है? सभी वन तो सबसेट कौन सा हो जाएगा? सभी। यस, समझ में आ गया? देखो कितना आसान है समझना। सो दिस इज द मेन सेट ए, एंड जो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें भी है, तो हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसेट का सिंबल होता है ऐसे, यू को लिटा दो और नीचे एक लाइन बना दो, यस तो तुम लिखोगे बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया? सबसेट तो बहुत आसान है। यस अब अगर बी सबसेट है तो हम ए को एक अलग नाम दे देंगे, हम कहेंगे सुपर सेट। ये सबसेट है तो वो सुपर सेट हो गया, आसान है। सुपर सेट का सिंबल है ये। अब यू को ऐसे करके लिटा दो और लाइन खींच दो, तो बी इज सबसेट ऑफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी। क्लियर हो गया? सबसेट हो गया, सुपर सेट क्लियर हो गया, ठीक। अब तुम्हें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उसके बाद आखिरी में तुम्हारा बचेगा प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट हम बाद में करेंगे क्योंकि हमने 2-3 एक्सरसाइजेस की थ्योरी कर ली है, यस ठीक है। तो अब तुम्हें वो समझा देता हूँ। इसमें से कुछ चीजें हैं तुम्हें यू कैन रिफर देम व्हाइल डूइंग योर क्वेश्चंस। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा उसको हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला करते हैं, अभी एक चीज और समझानी है मुझे। मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 and 5, ठीक है। एक सेट और लिखा 2 and 3, तो मैं इसको आराम से ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी सबसेट ऑफ ए, यस लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा मैं ऐसे कर दूँ, अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम्हें आज़ादी है, तो इसमें एक चीज को और इंक्लूड कर दो, तो क्या अभी बी सबसेट नहीं है ए का? सर है। अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको हटा के यहाँ पे 4 लिख दूं, तो क्या नहीं है? सर इट इज सर है। अगर मैं तुमसे एक चीज ऐसे पूछूं कि बेटा 1 2 3 4 मैंने पूरा कर दिया, तो क्या ये इसका सबसेट कह सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें सबसेट की एक बहुत अच्छी कंडीशन बताता हूँ। एनी सबसेट, सबसेट में सबसे पहले ये चीज है कि सबसेट में मेन वाले सेट के कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। यस तो मिनिमम कितना होगा? सर वन लेस मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम पूछ रहा हूं बेटा, क्या ये सबसेट नहीं है? यस सर तो वही कह रहा हूं ना, मिनिमम एलिमेंट्स मेन वाले सेट के कितने होने चाहिए सबसेट में? सर वन हाँ, एक सबसेट में मिनिमम। अच्छा मैं अगर 4 लिख दूं तो क्या सबसेट नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस ए का सबसेट बनाना है, तो उस सबसेट में जिसको मैंने यहाँ पे बी बोला है, कम से कम मेन वाले के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? सर वन और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं। यस ये है कंडीशन। मिनिमम 1 होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 जितने मेन वाले में एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं मेन वाले में? तो मैक्सिमम 5 होंगे। इस केस में सबसेट के मिनिमम एलिमेंट्स 1, मैक्सिमम एलिमेंट्स 5। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो अगर मैंने कहा इन अ सबसेट मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ मेन सेट, अच्छा मेन सेट को ट्रिवियल सेट बोलते हैं, ठीक है, ट्रिवियल सेट। इन अ सबसेट मेन एलिमेंट ऑफ इन अ सबसेट मिनिमम एलिमेंट ऑफ मेन सेट वुड बी 1, यस maximum element of main set would be all। अगर ये कंडीशन है तो क्या मैं बेटा A सबसेट ऑफ A नहीं बोल सकता?
So we can कहते हैं ना, तो याद रखो ना, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, जो कोई पर्टिकुलर सेट दिया होता है ना, वो खुद का ही सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि सबसेट की कंडीशन है कि मिनिमम एक एलिमेंट कॉमन हो, मैक्सिमम सारे एलिमेंट्स कॉमन हो। इतना क्लियर हो गया? yes. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर पढ़ना तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे तुम्हें इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें दिया है सबसेट, हाँ यहाँ पे लिखा है रिमेंबर वाले में, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बाप रे ये क्या है, हर सेट खुद ही का सबसेट है। तो सबसेट की अगर कंडीशन पता होगी तो नहीं कंफ्यूज होगा। सबसेट की कंडीशन है कि सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट मैच करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, Yes. और मैक्सिमम सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। जब सारे एलिमेंट्स मैच करके तो हम कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, Yes. बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, इसको मुझे एम्प्टी सेट वाले में ही बताना था, मैं भूल गया था। जो फाई होता है, एम्प्टी सेट है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इट इज अ वॉइड, इट इज नथिंगनेस। Yes. तो ये तो हर सेट का सबसेट हो गया ना। मतलब कि मैं तुमसे अगर यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ए, ठीक है, व्हाट डज इट बिलोंग्स? एन एम्प्टी सेट। Yes. एंड हमको पता है ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए। Yes. तो जो फाई है वो तो सबका सबसेट हो गया ना। तो इसका अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ सेट्स अगर फाइंड करने हैं सबसेट्स, तो उसका जो है 2n करके फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको करते हैं, ठीक है, 2 3। तो इसका मुझे अगर पता करना है कि b के सबसेट्स कितने बनेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n। व्हाट इज n है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Yes. कितना आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 2 4। तो इसके कितने सबसेट मैक्सिमम बन सकते हैं? Sir, 4. 4 बन सकते हैं। तो बनाते हैं कौन कौन सा। पहला सबसेट तो देखो बेटा, पहला तो 2 बन गया, Yes. 2 इसका सबसेट है ना। टोटल कितने बनने चाहिए थे? 4 बनने चाहिए थे, चार। ठीक है। दूसरा 3 बन गया। तीसरा कौन सा सबसेट बनेगा? Itself. इटसेल्फ। Itself. चौथा कौन सा बनेगा? So वही 5. 5। आया समझ में? Yes. अब तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन देता हूँ। बुक का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन A 2 3 5। तो इसमें पहले तो ये बताओ कितने एलिमेंट, कितने इसके सबसेट्स बनेंगे, फिर वो सारे सबसेट्स के नाम बताओ। पहले बताओ कितने सबसेट्स बनेंगे। So 8. हाँ 8 sir. 8 ना। Yes. Sir. यस 8 सबसेट बनेंगे। 8 सबसेट का नाम बताओ। लिखो कि कर दोगे? Side. सबसे पहले तो 2 एक ये बन गया, 8 बनने चाहिए टोटल। Yes. एक ये, क्या ये इसका सबसेट है? Yes. ठीक है। क्या ये इसका सबसेट है? Yes. ठीक। ये भी तो इसका सबसेट है। Yes. अब इन दोनों को ले लो, ये भी तो इसका सबसेट हो जाएगा। Yes. अब 3 और 5 को ले लो, ये भी तो इसका सबसेट हो जाएगा। अब 2 और 5 को ले लो, ये भी तो सबसेट हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 बचे अभी। Yes. तीसरा सबसेट, सातवां क्या ले ले? 5 को ले लो। एक और बचा, वो कौन सा है? So itself. इटसेल्फ। 2 3 5 बन गया 8। Yes. अब बताओ, अभी तक इतना पढ़े, उसमें ऐसा कोई चीज़ है कि तो समझ में ना आया हो? No sir. अगर कहीं दिक्कत होगी तो एक रिविजन कैसे मार लेना, Yes. ठीक है। अब तुम अपना 6.1 6.2 पूरा कर सकते हो। एक ही टॉपिक मैंने छोड़ा है, प्रॉपर सेट, ठीक है। आगे पावर सेट वगैरह भी होता है, वो सब बाद में समझेंगे। पावर सेट इज नॉट इन योर कोर्स, प्रॉपर सेट इज इन योर कोर्स। 2-3 एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज बैठ के भी जितना सॉल्व हो सकता है करो। ये सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। पहले मेरा मूड तक मैं सारा लिख के करवाऊँ, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसे में देखो हमने 1 घंटे में सारा खत्म कर दिया, Yes. ठीक है।